हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट मैट यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस सेशन में विज्ञान साइंस के मॉडल पेपर का संपूर्ण हल करवाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बन रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। दोस्तों चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह का आपको एक पेपर मिलेगा। ठीक है, ये 2020 यानी कि 2020 का पेपर है, जो हमारा लास्ट ईयर में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना क्या करना होगा दोस्तों, अनुक्रमांक फिल करना होगा और यहाँ पे क्या करना होगा, अपना नाम फिल करना होगा दोस्तों। ठीक है, और ये जो होता है 12, ये आपका सेट का नंबर होता है। यहाँ पे हमारा सेट का नंबर है जो आपको राइटिंग कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2020 का ये मॉडल पेपर यानी कि लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। किसका है? साइंस का पेपर, राइट। तो आपको बता देते हैं, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और क्या क्या आपको पेपर करने से पहले ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समय आपको पेपर करने का समय कितना मिलेगा दोस्तों? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, इसका जो पूर्णांक होगा वो 17, ठीक है 70 यानी कि 70 नंबर का पूर्णांक होगा। नोट आपको पेपर मिलने से, जैसे ही आपको पेपर मिले तो आपको प्रारंभ में 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो निर्देश पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश है हमारा, यह प्रश्न पत्र यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा, क, ख और ये ग दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है जिनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा दोस्तों। ठीक है, निर्देश नंबर 3 है, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ करना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपका पहला पेपर फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो आपको आधे पेपर में से, जैसे कि आपका आधा पेपर बचता है तो उसको आधे पेपर को छोड़ देना है। नेक्स्ट पेपर से ही आपको खंड का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए रेडी होना है। ठीक है, अनिवार्य होंगे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, निर्देश नंबर 4 हो गया हमारा। 5 आएगा, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर पुस्तकों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों द्वारा रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। ठीक है, तो आपने ऐसा करते हैं, ये आपको निर्देश अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, हम खंड क की तरफ चलते हैं। इसका क का पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, क स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। तो आपकी स्किन पर 4 ऑप्शन है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत सेंटीमीटर, अनंत। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों का सही राइट आंसर आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपके पास कितनी है दोस्तों? फोकस दूरी हमारे पास ये रहा फोकस दूरी, इसको हम दिखाते हैं एफ से, यानी कि 20 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या। आपको ध्यान होगा, याद होगा आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या अंतर होता है, संबंध होता है। तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, आर बराबर कितना होता है, 2F होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इस वाले फार्मूले से यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा 20, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। राइट, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, आपके 2 नंबर हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग ध्यान से पढ़िए, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कूलाम, ऑप्शन नंबर 2 ओम, ऑप्शन नंबर 3 जूल, ऑप्शन नंबर 4 ओम मीटर। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है? ओम होता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ में क्या बोला? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है दोस्तों।
चार ऑप्शन क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से पढ़िए। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन नंबर कि हमने आपको घ तक खंड करवा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 का पहला खंड यानी कि कै, किसी आंतरिक यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, यानी कि क्यों प्रतीत होता है, उसको काला प्रतीत क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको बता दें, यह आपको लिखना है, थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं होती। राइट, ध्यान से सुनिए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं होती, इसलिए वहाँ प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन नहीं हो पाता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप इसको वीडियो को रोक करके भी सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 30 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पे आपको क्या निकालना है, क्रांति कोण यानी कि सी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है दोस्तों, क्रांति कोण की वैल्यू दे रखी है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, क्रांति कोण की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे सी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री। द्रव का अपवर्तनांक यानी कि एन की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये फार्मूला मैंने आपको बता दूं, फार्मूला हमारे पास होता है दोस्तों ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 के साइन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन सी की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 के 30 यानी कि साइन 30। यहाँ पर हो जाएगा साइन 30, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 के 2 होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए ए एन डब्ल्यू इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास 1 के 2 हमारा ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी हमारे पास बच्चों, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो अपवर्तनांक होगा वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, ये आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। आपके 2 नंबर पक्के हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से समझ लिए। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण सी यानी कि 30 डिग्री का है, उस द्रव का अपवर्तनांक निकालना है। ए एन डब्ल्यू इजिकल टू 1 के साइन सी होता है। यहाँ पर साइन सी की वैल्यू 30 यानी कि 30 साइन 30 की वैल्यू होती है 1 के 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो हमारा पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर ग में बोला है 4 मीटर फोकस दूरी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ की वैल्यू है 4 मीटर। ठीक है, फोकस दूरी अवतल लेंस की क्षमता निकालनी है, यानी कि यहाँ से हमें क्या निकालना है दोस्तों, पी निकालना है। क्या निकालना है, पी निकालना है, क्षमता निकालना है। मैं आपको बता दूँ पी क्या होता है। पी हमारे पास होता है दोस्तों, पी बराबर होता है 1 के एफ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास f की वैल्यू क्या है, 1 के 4। राइट, 1 के 4, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0.25 डायोप्टर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास p की जो वैल्यू आएगी दोस्तों 0.25 डायोप्टर हो जाएगी। राइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके ऐड में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ये आपको फिर मैं बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या, स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित करता है जब वस्तु की स्थिति कैसी होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर हो। ठीक है, तो इसका आपको वेन आरेख यानी कि आरेख बनाना होगा। देखिए मैं आपको बता दूं किस तरह से आरेख इसका बनाना है। देखिए मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे पास कोई वस्तु है, और यहाँ पे हमारे पास क्या रखा है दोस्तों, लेंस है। ठीक है, ये मैंने क्या रख लिया,
लेंस मान लिया, ठीक है, ये लेंस मान लिया और यहाँ से इसको मिला दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये O है और यहाँ पे हमारे पास कितना है, इसको O डैश मान लेते हैं। यहाँ से हमारे पास किरण जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास जब किरण जाएगी दोस्तों तो इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये किरण जाएगी, ठीक है, और इस लेंस पे परावर्तित होकर के हमारा का जो इस तरह से किरण निकलेगी तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास F होगा, वक्र दर्पण की वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, F फोकस दूरी है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, C यानी कि वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु है। दूसरी किरण जो जाएगी हमारे पास फोकस दूरी पर होती हुई जाएगी यहाँ पे और ये इस तरह से बाहर निकल जाएगी, राइट, और ये, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा दोस्तों, ये I हो जाएगा और ये I डैश हो जाएगा, ठीक है, ये वस्तु है और इसका वस्तु का प्रतिबिंब हमारे पास नीचे आएगा। तो ये वाली किरण इस तरह से जाएगी रिफ्लेक्सिव हो गए और यहाँ पर हमारे पास क्या बच्चों, P है। इस तरह का ये डायग्राम बनेगा, इसको हम M1 मान लेते हैं और इसको M2 मान लेते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी थ्योरी लिखनी क्या होगी, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं इसमें इसकी स्क्रीन पर नहीं लिख सकता, ठीक है, ध्यान से सुनिए। हाँ, देखिए वस्तु हमारे पास कितनी है, O डैश O है, वक्रता केंद्र C पर है, यानी कि वस्तु हमारे पास कहाँ पे है, वक्रता केंद्र C पर है, O डैश O वक्रता केंद्र C पर है। ध्यान से सुनिए, O डैश से किरण चलकर मुख्य अक्ष के समांतर A, यहाँ पे हमारे पास क्या है, A है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर A पर परावर्तित होकर F से होकर, ठीक है, F से होकर दूसरी आपतित किरण O डैश से चलकर यहाँ पे हमारे पास F से होकर यहाँ हमारे पास क्या है दोस्तों, B है, B होता है, B पर जाकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ये वाली किरण और ये वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। समांतर किसको कहते हैं, यानी कि इस तरह की जो रेखा होती है वो एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है, समांतर हो जाती हैं। ये दोनों किरणें I डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, I डैश पर कहाँ करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक, बिल्कुल सही। तथा वस्तु O डैश का मुख्य अक्ष पर I डैश अभिष्ट प्रतिबिंब है। आकार में कितना होगा, आकार में वस्तु के बराबर होता है, यानी कि जितनी वस्तु होती है उतना ही हमारे पास क्या होता है, इसका प्रतिबिंब होता है, ठीक है। इस थ्योरी को आप ध्यान से सुनकर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका दूसरा खंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका करते हैं, दर्पण और ध्रुव और फोकस के मध्य, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक लाइन खींच लेते हैं, यानी कि एक रेखा खींच लेते हैं। ये रेखा हमने खींच ली, राइट, रेखा खींचने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने मान लिया C है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, C है और यहाँ पे हमारे पास क्या दोस्तों, लेंस रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेंस हो गया, ठीक है भाई, लेंस हो गया। और यहाँ से लेंस होने के बाद हमारी जो वस्तु है वो यहाँ रखी हुई है, ये वाली किरण यहाँ जाएगी क्योंकि हमारी वस्तु कहाँ रखी हुई है दोस्तों, यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। दूसरी ये हमारे पास वस्तु है O डैश और यहाँ पे मान लिया हमने O है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या दोस्तों, फोकस दूरी यानी कि F है। जब ये फोकस दूरी F है तो हमारे पास दूसरा होगा, दूसरी किरण जो जाएगी वो फोकस दूरी से आएगी, फोकस दूरी से होती हुई, ठीक है, फोकस दूरी से होती हुई यहाँ पर जाएगी। यहाँ से मैं इसको इस तरह से गुजार देता हूँ, ठीक है, ये गई। यहाँ से मैंने क्या करा, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं यहाँ पे क्या होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, यानी कि I डैश और यहाँ पे कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। इस वाली वस्तु का, ये आपको जो वस्तु दिखाई दे रही है इसका प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई देगा और इसको मैंने इसके इस तरह से मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे जो मिल रहा है वो इसको क्या करेंगे हम, A मान लिया हमने, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा दोस्तों, P होगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा। इसका जो प्रतिबिंब यानी कि इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका जो चित्र बनेगा बिल्कुल इस तरह से बनने वाला है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य, यानी कि दर्पण का ध्रुव क्या है हमारे पास, P है, फोकस क्या है हमारे पास कितना है, F है।
इन दोनों के जो मध्य है यहाँ पे हमारे पास क्या है, वस्तु रखी हुई है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, यानी कि यहाँ पे आई आई डैश बन रहा है। ठीक है, अब इसकी ध्यान से आपको थ्योरी सुननी होगी। देखिए, वस्तु ओ ओ डैश ध्रुव तथा फोकस एफ, ठीक है, वस्तु ओ डैश ध्रुव तथा फोकस के बीच में है। एफ यहाँ पर रहा, फोकस यहाँ पर रहा, इसके बीच में है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसके बीच में लिख दिया है, बीच में लगा दिया। ओ डैश से होकर मुख्य अक्ष के समांतर चलकर किरण ए से परावर्तित होकर, ठीक है, ए से परावर्तित होकर, यहाँ पर देखिए ए से परावर्तित होकर एफ पर से होकर जाती है। दूसरी किरण ओ डैश से होकर चलकर बी दर्पण से, ठीक है, बी दर्पण से, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, बी दर्पण हमारे पास यहाँ है। ठीक है, बी दर्पण से परावर्तित होकर अविलंबत गिरती है और परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें आई डैश से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से दोनों किरणें कहाँ से दिखाई देंगी, आई डैश से आ रही हैं। ठीक है, आई डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं। आई डैश कोमा ओ डैश का आभासी प्रतिबिंब, ठीक है तथा वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश होगा, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। यह प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, आकार में वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो यह आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यानी कि आपके जो ऐड में है वो 4 नंबर ऐड हो चुके हैं। राइट, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए, या तो आप अथवा वाला कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं, यानी कि अथवा में जो दे रखा है या तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं या इससे ऊपर वाला कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है, यदि आपको नीचे वाला अथवा वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, आपको ईजी लग रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। ठीक है, तो फ्यूज किस तरह से, यानी कि घरों की जो वायरिंग होती है वो फ्यूज क्यों महत्व होता है, उस फ्यूज का क्या ज़रूरत होती है, क्या क्यों आवश्यकता पड़ती है, हमें उस फ्यूज की उसका डायग्राम बनाना है और आपको लिखना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं उसका डायग्राम, यहाँ हमें फ्यूज लगाना है, तो फिर इसके बाद में क्या करना होगा, यहाँ से मिलेगा, बिल्कुल सीधी लाइन होती है, बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है मेरे पास वो दोबारा। ठीक है, यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ पे क्या लगा होगा दोस्तों, इसका एक बल्ब लगा होगा, यानी कि एक बल्ब लगा होगा एलिमेंट, इसका एलिमेंट बना दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बल्ब हो जाएगा। ठीक है, बल्ब हो जाएगा, और यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास माइनस का चार्ज होता है। तो ये जो चित्र है आपका वो क्या है, फ्यूज का चित्र है। और फ्यूज कहाँ पे हमारे पास, वो फ्यूज यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्यूज हो जाएगा दोस्तों, इसे फ्यूज बोलते हैं। ये जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है इसको फ्यूज बोलते हैं। ये फ्यूज क्या होता है, आपको मैं थ्योरी के साथ बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए, और एक दूसरे को टच कर देते हैं या उस लाइन पर अधिक सारे उपकरण चालू कर दिए जाते हैं, तब परिपथ का विद्युत प्रतिरोध एकदम नीचे गिर जाता है। ठीक है, उनका जो परिपथ है वो एकदम नीचे गिर जाता है तथा परिपथ में बहुत अधिक धारा बहने लगती है। इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, परिपथ के तारों में आग तक भी लग जाती है। ठीक है, इन्हीं खतरों से बचने के लिए परिपथ की वायरिंग में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। फ्यूज तार तांबे, टीन तथा शीशे का बना होता है, शीशे की धातु का बना होता है। एक छोटा सा तार होता है, बिल्कुल एक छोटा सा तार होता है। ठीक है, जैसे ही इसमें लाइट का जो क्या कहते हैं परिपथ है उसका बढ़ता है, तो ये तार क्या होता है, टूट जाता है, यानी कि फ्यूज जो है टूट जाता है, और हमारा जो नुकसान है वो होने से बच जाता है दोस्तों। इसीलिए क्या होता है, घरों की वायरिंग में परिपथ में, घरों की जो वायरिंग होती है परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। आशा करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये 4 नंबर भी आपके पक्के हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं।
या तो आप अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, हमारे पास अथवा में दे रखा है क्वेश्चन, अथवा वाला भी कर सकते हैं और आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अथवा वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, मैं आपको इसको भी करा के दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि, तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है। नंबर 2, हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हमारे पास क्या है दोस्तों, वो पी की वैल्यू है, ठीक है, ये पी की वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वी की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें निकालनी क्या है, धारा निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, धारा हमें ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करनी है। तो धारा ज्ञात करने के लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला होता है हमारे पास P बराबर की वी आई, ठीक है। इसको इसमें वैल्यू को पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास P की जो वैल्यू है वो कितनी है, हमारे पास 1500 है, ठीक है, 1500 है। वो B की वैल्यू है 250, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना I है, 0 से 0 कट जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 एम्पियर, राइट। आपका 2 नंबर पक्के हो चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका नीचे वाला है। नीचे वाला देखिए आप किस तरह से करेंगे। तो नीचे वाला हमारे पास हो जाएगा, हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है। तार का प्रतिरोध मतलब क्या निकालना है दोस्तों, आर निकालना है। एक फार्मूला हमारे पास P बराबर के आपने पढ़ा होगा I² R होता है। और एक फार्मूला होता है हमारे पास P बराबर के B² R होता है, ठीक है। ये दोनों ही फार्मूले आप इस सवाल में यूज कर सकते हैं। यानी कि P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए 1500 हो गया, और I की वैल्यू अभी अभी निकाली 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ से कितना R, या हम इसको 15 से डिवाइड 36 से 1500 को डिवाइड करेंगे तो आप R की वैल्यू कितनी लेकर आएंगे दोस्तों, 41.6 ओम लेकर आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए P बराबर कितना हमारे पास 1500 है, ठीक है। और V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 250 है। 250 का यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 250, ठीक है। और गुणा लगा देंगे यहाँ पे भी हम 250, ठीक है, 250 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, R है। तो 250 00 से कट जाएगा ना, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, और ये कितना हो गया, 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ से तो हमारे पास बचा 30, ठीक है। और यहाँ से कितना बचा, 25 या 75 बचा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास R बराबर हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, इतना ही आएगा, 41.6 ओम आ जाएगा, राइट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही फार्मूले बहुत ही ईजी है, ठीक है। P बराबर I² R होता है, P बराबर V² बटे के R होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत संरचना का सचित्रण वर्णन कीजिए। तो आपको इसका वर्णन करना है, ठीक है। और अथवा में दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित परिपथ के, यानी कि नीचे परिपथ दे रखा है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये चित्र दे रखा होगा, आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रखा होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट, यानी कि वोल्ट कितना हमारे पास 10 है, कि एक आदर्श बैटरी से जोड़ा जाता है। तो ए और बी के बीच मध्य क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, परिपथ की धारा निकालनी है। तीसरा क्या निकालना है, ए और बी के मध्य विभवांतर निकालना है, राइट। तो आप इसको करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा दोस्तों, देखिए इस चित्र को देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए और बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है, यानी कि R की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पे कर देना है, यहाँ हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच, ए बी, ठीक है, के बीच प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध हो जाएगा। तो प्रतिरोध जो निकालेगा वो हमारे पास 1/R इजिकल टू 1/, कितना है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा दोस्तों C हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और 1/, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ये 6 और 3 ये कहाँ से आया, आपको अच्छी तरीके से ध्यान है, याद है। तो ये हमारे पास कितना आया, देखिए ए और बी के मध्य पूछ रहा है, ए और बी के।
अगर मैं इसको यहाँ से, ये वाला 4 है और ये वाला 2 है, तो लाइन को खींच देता हूँ मैं, इसको लाइन को मैं इस तरह से कर देता हूँ, ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना 4 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और इसी प्रकार से एक लाइन नीचे खींचूँगा और इस तरह से नीचे खींचेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, मिला करके 3 हो जाएगा। तो हम इसको ऐड कर देंगे अब। ठीक है, 1 के आर इजिकल टू 1 के 6 प्लस के 1 के कितना है, 3 है। जब हम इसको हल करके लेके आएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 6 एल से हमारा है, 6 एल से हमारा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/6 हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है दोस्तों, 1 के आर की जो वैल्यू आने वाली है 1 के 2 आने वाली है, यानी कि जो प्रतिरोध है वो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे आर बराबर के 2 आ जाएगा, यानी कि ओम। एक आंसर आपका करेक्ट हो चुका है और आपके दो नंबर ऐड हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। परिपथ में धारा निकालना है भाई। अब परिपथ में क्या निकालना है, धारा निकालना है, यानी कि आई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आई बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, और कुल प्रतिरोध कितना हमारे पास, कुल प्रतिरोध जो है हमारे पास वो दोस्तों क्या है, यहाँ पर 2 आया था उसका और प्लस के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध है वो आएगा हमारे पास 2 तो है, 2 है और 1 हमारे पास ये, क्योंकि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला है कि परिपथ ए और बी के बीच परिपथ कितना है, 2 है और यहाँ पे हमारे पास 3 भी है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। और विभवांतर कितना है हमारे पास, विभवांतर हमारे पास दोस्तों कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है, हमारे पास कितना है, 10 वोल्ट है। इसको हमने इस तरह से लिख लिया है, राइट। अब निकालना क्या है, धारा निकालना है। तो धारा आई बराबर कितना होता है, B/R होता है। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए 10 और नीचे आर की वैल्यू कितनी है, 5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि धारा कितनी आने वाली है, 2 एम्पियर। बिल्कुल सही राइट आंसर, आपका राइट आंसर है कितना, 2। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। ए और बी के बीच विभवांतर कितना है। अब ए और बी के बीच विभवांतर निकालना भाई, विभवांतर निकालना यानी कि ए बी के बीच विभवांतर, विभवांतर विभवांतर निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, V बराबर IR होता है, एकदम लगा दो। आई की वैल्यू भी निकाली है, आर की वैल्यू भी निकाली है, यानी कि इसकी क्या है, 2 × 2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 आंसर हो जाएगा, राइट। V बराबर कितना हो गया, 4 वोल्ट इसका आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि आपका खंड क समाप्त हो चुका है। खंड ख की तरफ चलते हैं। खंड क क्या है, 5वां क्वेश्चन है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है भाई। शुद्ध जल का जो pH मान होता है आपका क्या होता है, 0, 1, 7 और कितना है 14। तो आपका शुद्ध जल का जो pH मान है वो कितना होता है बच्चों, 7 होता है। बिल्कुल सही राइट आंसर आपका 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, कॉपर, लोहा, जस्ता, सोडियम। तो आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों ये, ठीक है, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है सोडियम। ठीक है, आपको तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, राइट। आपका कॉपर नहीं है, लोहा नहीं है और ये जस्ता नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, सोडियम। यानी कि सोडियम एक ऐसी धातु है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। प्रोपेनेल की क्रियात्मक समूह क्या है भाई। प्रोपेनेल, प्रोपेनेल का क्रियात्मक समूह, इसका क्रियात्मक समूह हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का पहला राइट आंसर, यानी कि सिंगल बॉन्ड CHO। आपका ये हो जाएगा प्रोपेनेल का क्रियात्मक समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC, ठीक है, IUPAC नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखना है। ठीक है भाई, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम,
तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड होता क्या है, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, ठीक है, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र। अब इसका लिखना है हमें क्या, संरचना सूत्र, यानी कि रासायनिक सूत्र लिख दिया, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का इसका हम करेंगे तो सूत्र हम इसको लिख सकते हैं CH, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ O आएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र तो हमारे पास इस तरह से हो गया, रासायनिक सूत्र ये हुआ और संरचना सूत्र हमारे पास ये हुआ। अब हमें लिखना क्या है दोस्तों, लिखना है इसका IUPAC नाम। तो IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नेम, इसका IUPAC नाम हो जाएगा दोस्तों एल्केन एथेनेल IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा दोस्तों मैथेनेल, तो यहाँ पर हो जाएगा मैथेनेल, सॉरी यहाँ पे मैथेनल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मैथेनल, ठीक है, ये आपका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा मैथेनल, ठीक है। तो आपका पहला हमने कर दिया है फॉर्मेल्डिहाइड। अब लिखना है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखना है और इसका संरचना सूत्र भी लिखना है। तो आपका एसिटिक अम्ल क्या होता है भाई, एसिटिक अम्ल होता है हमारे पास सिरका जिसे बोलते हैं, यानी कि CH3COOH, ठीक है, ये होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र, यानी कि सिरके का सूत्र, ठीक है। इसका जो क्रियात्मक समूह है वो क्रियात्मक समूह होता है हमारे पास, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्रियात्मक समूह हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका COOH हो जाएगा। इसका क्रियात्मक समूह हो गया सिंगल बॉन्ड COOH। अब अगर हमें इसका संरचना सूत्र लिखना है तो संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना है दोस्तों, कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। अब हमें इसमें बाद में क्या करना होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लटकाना होगा, एक हाइड्रोजन इधर आया और एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आएगा, एक H बचेगा हमारे पास, एक H इधर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्रियात्मक समूह हो जाएगा, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए C यहाँ पर हुआ, H यहाँ लटका दो और एक H हमारे पास यहाँ, एक H हमारे पास यहाँ, और यहाँ पर हो जाएगा COOH। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसका क्रियात्मक समूह को। अब बात आती है कि इसका IUPAC नाम क्या है भाई, IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम हो जाएगा दोस्तों एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल, ये हो जाएगा दोस्तों इसका IUPAC नाम। तो ये क्वेश्चन भी आपका पक्का हो चुका है, आपके ऐड में आपके नंबर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या होता है जब इक्वेशन देनी है दोस्तों, क्या देनी है आपको, इक्वेशन देनी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा भाई, ठीक है, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या करनी है, इक्वेशन देनी है, ठीक है। तो हम इक्वेशन देंगे, तो देखिए
प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, और 2 होता है और यहाँ पे होता है H2O, ठीक है। और इसको करना क्या है हमें दोस्तों, हीट करना है, यानी कि गर्म करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, गर्म का निशान लगा दिया। अब बढ़ेगा क्या, बनेगा क्या भाई, देखो हमारे पास बनेगा क्या, देखिए यहाँ पे क्या है CaSO4 इंटू 2H2 है, तो यहाँ बनेगा दोस्तों CaSO4 बनेगा इंटू हाफ H2O बनेगा, ठीक है। और प्लस के यहाँ पे कितना था हमारे पास 2 है, यहाँ पे 1/2 के 2 आ गए, यानी कि जला गया। यहाँ पर आएगा हमारे पास 3/2 H2O, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, यानी कि ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये होता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो हमारी ये इक्वेशन बन करके तैयार हो जाती है, ठीक है। यानी कि जिप्सम का सूत्र होता है, जिप्सम बन जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। यदि खाने के सोडे को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है, खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 को अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हीट करेंगे, तो यहाँ पर हीट करेंगे तो बनेगा क्या हमारे पास Na2CO3, ठीक है। और गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, राइट, और प्लस के H2O बनेगा। ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि NaHCO3 को हीट करेंगे Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, H2O क्या होता है, जल होता है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कोई भी इक्वेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, परमाणु क्रमांक 17 वाले यानी कि 70 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, जो परमाणु क्रमांक 17 है वो तत्व कौन सा होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है। क्लोरीन तत्व होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 17 है, ठीक है। और ये आवर्त में कौन सा है, आवर्त कितना है इसका, आवर्त है दोस्तों इसका 3, ठीक है। और इसका द्रव्यमान समूह कितना है, समूह हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास समूह है 17 ही होता है इसका समूह, ठीक है। इसका समूह कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। और इसका द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान हमारे पास हो जाएगा क्लोरीन का मास, ठीक है, मास बोलते हैं इसको, द्रव्यमान को मास इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास, वो भी काय में होता है, यानी कि हो जाएगा 35.4 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग कौन सा है, ठीक है। वर्ग हो गया हमारे पास कितना, आवर्त यानी कि 3 हो गया, और वर्ग हो गया 17 यानी कि समूह हमारे पास कितना हो गया, 17 हो गया। इसका द्रव्यमान की बात करें तो होता है 35.4 ग्राम प्रति मोल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। खनिज क्या है भाई, बात आती है खनिज की, तो यहाँ पर हमारे पास खनिज है, देखिए ध्यान से सुनिए भाई। खनिज की बात करेंगे तो उसे कहते हैं, उन प्राकृतिक पदार्थों को कहते हैं जिनके रूप में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार और दोबारा सुन लीजिए। खनिज उन प्राकृतिक पदार्थों को कहते हैं जिनके रूप में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं। जैसे क्या होता है, ऑक्साइड और सल्फाइड, ठीक है, इसको खनिज कहते हैं। ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। अब बात आती है अयस्क। अयस्क क्या है भाई, देखिए अयस्क हमारे पास क्या होता है, अयस्क है जिन खनिजों से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ध्यान से सुनिए एक बार और, जिन खनिजों से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टीन, आयरन, ये सब काय से प्राप्त होती हैं, ऑक्साइड से प्राप्त होती हैं।
तथा सिल्वर, जिंक, टीन, लेड ये सल्फाइड से प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास अयस्क हो जाएंगे। तो आपके 2 नंबर ये और कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका ख खंड है। ख खंड में क्या दोस्तों, मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इतना ही बड़ा नहीं है जो आप ना कर पाएँ। तो आप ध्यान से सुनिए हमारी जो हम आपको समझा रहे हैं और अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अन्य बच्चों को भी यूजफुल रहे। ठीक है, चलिए मेंडलीव आवर्त नियम क्या होता है। पहला नंबर, इसको नंबर बना लेंगे। ठीक है, नंबर 1 में लिखेंगे, इस सरणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, मेंडलीव की जो आवर्त नियम है, आवर्त सारणी का जो नियम है, पहला नंबर हो जाएगा इसका, इस सरणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, अब नंबर 2 में लिखेंगे, सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर समूह होते हैं जिसमें 7वें वर्ग तक प्रत्येक 2 वर्ग बनाए गए हैं। ठीक है, नंबर 3 आता है, एक वर्ग में ए और बी उपवर्ग में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 4, इसमें संकरण तत्व अन्य तत्वों के साथ व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक है, और आता हमारे पास 5, इस सारणी में लैंथेनाइट व एक्टिनाइट, ठीक है, एक्टिनाइट, लैंथेनाइट व एक्टिनाइट को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, ये तो होता है हमारे पास मेंडलीव की आवर्त नियम। अब आती है आधुनिक आवर्त नियम के बारे में। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, नंबर 1 में लिखेंगे, इस सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं, पहली में मैंने क्या बताया था, मेंडलीव के आवर्त नियम में उनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो आधार माना गया था, लेकिन इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक को आधार माना गया है। ठीक है, नंबर 2 में है, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, उसमें कितने थे हमारे पास, 8 थे। ठीक है, और इसमें क्या है, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। नंबर 3 में है, इस सरणी में 18 वर्ग अलग अलग हैं। ठीक है, उसमें कितने थे हमारे पास, 7 वर्ग थे। ठीक है, नंबर अगला आता है हमारे पास, इसमें सभी संक्रमण तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया है, लेकिन उसमें क्या था, अलग अलग रखा गया है। इस सारणी में लैंथेनाइट एक्टिनाइट को अलग अलग स्थान दिया है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, अलग अलग स्थान नहीं दिया है, इसमें अलग अलग स्थान दिया है। ये इसका डिफरेंस हो जाएगा मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक नियम का। ठीक है, इन जो मैंने आपको थ्योरिकल बताया है, आपको ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसकी स्क्रीन पर नहीं लिख सकते, हम बता नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये सोल्वेशन ही थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, पहला है संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो पहला करेंगे, कॉपी उठा लीजिए और अपने पेन से लिखना स्टार्ट कीजिए। असंतृप्त और संतृप्त, पहले डालेंगे संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, यानी कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या है। संतृप्त वह कार्बनिक यौगिक जो कार्बन कार्बन एकल आबंध बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक। दोबारा फिर सुन लीजिए, वह कार्बनिक यौगिक जो कार्बन कार्बन एकल आबंध बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक। राइट, जैसे क्या है, CH4 मैथेन। अब आता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। इसमें लिखिए, जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन द्विबंध या कम से कम एक कार्बन कार्बन त्रिबंध पाया जाता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। इसका होता है एथिलीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा असंतृप्त। दोबारा फिर सुन लीजिए, असंतृप्त यौगिक में जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन द्विबंध या कम से कम एक कार्बन कार्बन त्रिबंध पाया जाता है, उसे कहते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। जैसे एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। राइट, आशा करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है दोस्तों, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी देखिए क्या होता है,
ध्यान से सुनिए, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, ठीक है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन का एक ही प्रकार का प्रकारीय समूह होता है, उसे कहते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी का जो इक्वल फार्मूला होगा वो हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है, ये सजातीय श्रेणी का मानक फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है। दोबारा फिर सुन लीजिए, सजातीय श्रेणी में यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन का एक ही प्रकार का प्रकारम समूह होता है, उसे कहते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी का इक्वल फार्मूला है CnH2n+2, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो हमारे पास आता है एस्टीकरण, NaOH के साथ अभिक्रिया, NaHCO3 के साथ अभिक्रिया, Na2CO3 के साथ अभिक्रिया। तो हम पहला करते हैं, देख लेते हैं, जो आपसे हो रहा है उसको कीजिए और जिन दो नहीं हो रहा आप यहाँ पर देखिए। तो हम पहले करते हैं इसका, हमारे पास क्या एक क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमारे पास ये है NaOH, ठीक है। NaOH के साथ अभिक्रिया किसकी कर रहे हैं अभी हम, एथेनोइक अम्ल की, ठीक है। एथेनोइक अम्ल क्या होता है हमारे पास, CH3COOH, ठीक है। जब हम इसकी इक्वेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा दोस्तों CH3 बनेगा, ठीक है, और CONA हो जाएगा और प्लस के बनेगा हमारे पास H2O, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला जो हमारे पास Na है वो किससे क्रिया कर लेगा, COOH से क्रिया कर लेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, COO से क्रिया कर लेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की क्रिया इससे कर लेगा। बचेगा हमारे पास H, तो ये वाला जो HOH है वो H से कर लेगा तो बनेगा H2O, ठीक है। ये बन करके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है, यहाँ हमारे पास NaHCO3 की जो अभिक्रिया हम करवा रहे हैं CH3COOH से करवा रहे हैं। तो जब हम इसको इक्वल करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, ध्यान से देखिए, इसकी जो इक्वेशन बनने वाली है दोस्तों वो बनने वाली है CH3COONA प्लस CO2, ठीक है, वो प्लस बनेगा हमारे पास H2O, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास, इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से सुन लीजिए, NaOH CO3 की जो क्रिया करेंगे हम CH3COOH से करेंगे तो बनेगा CH3COONA CO2 प्लस H2O बन करके तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इसमें दे रखा हमारे पास Na2CO3, इसकी जो क्रिया करेंगे हम करेंगे CH3COOH से करेंगे। जब इसकी इक्वेशन कर ली, इक्वेशन कंप्लीट कैसे होगी ये देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास सोडियम क्लेट, तो बनेगा CH3COONA, ठीक है। ये क्रिया कर लेगा CH3COONA बन जाएगा। इसके बाद में बनेगा हमारे पास CO2 और प्लस बनेगा H2O, लेकिन ये संतुलित नहीं है, इसके अणु अलग अलग हैं, तो हम इसके अणु लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी हम अपने पास क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, यानी कि Na2CO3 प्लस 2CO3COOH एरो 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, H2O, यहाँ पे क्या आएगा, O भी आएगा क्योंकि पानी का स्रोत होता है, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। पहला है हमारे पास क्या, मैथेन की दहन अभिक्रिया, राइट। ध्यान से सुनिए, मैथेन की दहन अभिक्रिया क्या होती है, मैथेन को वायु में जलाते हैं, ठीक है। मैथेन को जब वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, CO2 बनेगा भाई, और क्या बनेगा, और बनेगा हमारे पास H2O बनेगा,
ठीक है, बनता है। जब मीथेन को वायु में जलाते हैं, दहन करते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल बनता है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ मीथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है। CH4 करेंगे, वो किस में जलाएंगे, वायु में जलाएंगे यानी कि CO2 में जलाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर तैयार हो जाएगी, CO2 और प्लस के H2O बनेगा, ठीक है। ये बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन 2 है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यदि मीथेन को दहन अभिक्रिया, मीथेन की दहन अभिक्रिया कहते हैं, मीथेन को वायु में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन करके तैयार हो जाता है। ये आपके सामने इक्वेशन है, CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट है एथिलीन की संयोजक अभिक्रिया। एथिलीन की संयोजक अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या होगा दोस्तों, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ले लिया हमने CH2 ले लिया, एरो CH2 ले लिया, फिर क्या लेंगे, H2O ले लिया। तो इसके बाद में हमारे पास क्या बनेगा, एरो कर लिया, बनेगा क्या, CH3 और एरो CH3, यानी कि ये वाला जो H है, एक H इसके साथ चलेगा और एक H इसके साथ चलेगा, यानी कि संयोग कर लिया। संयोग करने के बाद हमारे पास क्या बना दोस्तों, ये बन करके तैयार हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस H2 एरो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। ये हमारे पास हो जाएगा एथिलीन की योगात्मक क्रिया का समीकरण, राइट। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम जल में मिलाते हैं, जल में घोलते हैं, तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 हाफ, ठीक है, H2O प्लस 3/2 और यहाँ पे H2O हो जाएगा। ये होता हमारे पास क्या, जिप्सम का फार्मूला, CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। तो क्या बनेगा दोस्तों हमारे पास, इसकी इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए एरो लगाएंगे यहाँ पे, तो बनेगा जिप्सम यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाते हैं तो क्या बन करके तैयार होता है हमारे पास, वो बन कर तैयार होता है जिप्सम यानी कि CaSO4 2H2O। ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। चलिए आपने 2 खंड सॉल्व कर लिए हैं, अब खंड नंबर ग को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल वहन का, भोजन वहन का, अमीनो अम्ल वहन का, ऑक्सीजन वहन अम्ल का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जल का वहन, ठीक है, इसका हो जाएगा जल का वहन, राइट। नेक्स्ट है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते, धूप वाले दिन में, बादलों वाले दिन में, गर्म दिन में, पवन वाले दिन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बादलों वाले दिन में, ठीक है। नेक्स्ट है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, सोचने का भी होता है, हृदय का स्पंदन का भी होता है, शरीर को संतुलन बनाए रखने का भी मस्तिष्क कार्य करता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन, मादा अंडा से होता है, गर्भा से होता है, शुक्रवाहिनी या डिम्बवाहिनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, शुक्रवाहिनी, क्योंकि शुक्रवाहिनी क्या किस में होती हैं, पुरुषों में होती हैं दोस्तों, ठीक है। शुक्रवाहिनी पुरुषों में होती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबे हैं
बड़े हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये रहा 10। क्वेश्चन नंबर ये रहा, मानव के विसरण के कार्य का उल्लेख कीजिए। आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चूल-मूल पादप में गति तथा मानव टांगों में होने वाली गति में क्या अंतर होता है, आप इसको भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, और यदि आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।